बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 का जो अगला पोर्शन है उसको हमने डिस्कस करना है। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने दो बातें डिस्कस की थी। इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स के एंजाइम्स क्या है और व्हाट आर कोफैक्टर्स क्या है। तो एंजाइम्स के बारे में हमने कहा था दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव एंड ट्रेमेंडसली इंक्रीज द बायोकेमिकल रिएक्शंस, कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, कोफैक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ कुछ एंजाइम है जो प्रोटीन की शक्ल में ही सारा काम कर लेते हैं, लेकिन बाकी सारे एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए काम को करने के लिए। अगर हम इस बिहाफ पे यानी आज का जो लेक्चर है हमने यहीं से स्टार्ट करना है कि अगर एंजाइम के पास कोफैक्टर ना हो तो उस शक्ल को हम क्या कहते हैं, अगर एंजाइम के पास कोफैक्टर हो तो उस शक्ल को क्या कहते हैं। तो अक्सर औकात क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम्स। तो सबसे पहले आप लोगों ने इन वर्ड्स का मतलब समझना है कि एपो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या है। अगर आपको इनकी एटिमोलॉजी का पता चल गया, वर्ड ओरिजिन का पता चल गया, तो इन दोनों वर्ड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एपो का मतलब होता है अवे, अवे दूर, और होलो का मतलब होता है मुकम्मल, होल से निकला है मुकम्मल। यानी नाम से अगर हम मतलब निकालें तो एंजाइम जो मुकम्मल हो वो होलो एंजाइम कहलाता है, और वो एंजाइम जिससे कुछ चीज़ दूर हो वो एपो एंजाइम कहलाते हैं। तो नाम से जाहिर है अगर हम इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड करें तो क्या मतलब होगा, ऐसा एंजाइम जिससे उसका कोफैक्टर दूर हो, ऐसा एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर मौजूद हो तब वो मुकम्मल होगा, क्योंकि काफ़ी सारे एंजाइम है जब तक कोफैक्टर नहीं होगा उस वक्त तक काम नहीं करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने फिर इसकी डेफिनेशन में हम लेके आए हैं कि एन एंजाइम विद इट्स को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड, कि कोई भी ऐसा एंजाइम जिसके पास उसका अपना को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद ना हो तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं एपो एंजाइम। अच्छा, एक बात और चीज़ है, अगर हम बात करें जैसे कोई भी एंजाइम है वो चूँकि प्रोटीन है और उनको काम करने के लिए क्या चाहिए होते, नॉन प्रोटीन पार्ट, तब जाके वो मुकम्मल एंजाइम बनेगी, उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके भी बने हैं। तो जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि ऐसा एंजाइम जिसके पास पॉलीपेप्टाइड भी हो, पॉलीपेप्टाइड की चेन यानी प्रोटीन पार्ट भी हो और उसका कोफैक्टर भी हो, वो क्या कहलाते हैं, होलो एंजाइम कहलाते हैं। अब चूंकि एपो एंजाइम के पास उसका कोफैक्टर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, होलो एंजाइम के पास चूंकि उसका कोफैक्टर है तो ये काम करेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इट इज़ इनएक्टिव, कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो इनएक्टिव है और ये एक्टिविटी। हाँ, अगर हमने इसको इनएक्टिव से एक्टिवेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिंग करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोफैक्टर, कि हम कोफैक्टर को ऐड कर दे टू एपो एंजाइम रिस्टोर इट्स एक्टिविटी, तो ये दोबारा काम शुरू कर देगा। तो एपो एंजाइम वो हमारे पास एंजाइम की शक्ल है जिसमें एंजाइम के पास नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता। एक मुकम्मल एंजाइम को काम करने के लिए दोनों पार्ट चाहिए, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन। इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि जो प्रोटीन पार्ट है वो सिंपल एपो एंजाइम भी कहलाते हैं, क्योंकि होलो एंजाइम दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। अब अगर हम इसके पास से नॉन प्रोटीन पार्ट निकाल दें तो वो एपो एंजाइम बन जाएगा। तो इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन। हाँ, इसके पास दोनों चीज़ें हैं, प्रोटीन पार्ट भी है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। तो जब हम एपो एंजाइम की बात करेंगे तो इसकी एग्जांपल में अब ये जो पेप्सिनोजिन और ट्रिप्सिनोजिन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है लेकिन ये इनएक्टिव है। जब इन्होंने काम करना होता है तो वो पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। तो इसका मतलब है ये इनकी एक्टिवेटेड फॉर्म है और ये इनकी इनएक्टिव फॉर्म है। तो अगर एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में डिफरेंस आ जाए तो आप लोग ये चार डिफरेंस लिख सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि इसके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव होता है, इसके पास पॉलीपेप्टाइड की चेन भी है, इसके पास कोफैक्टर भी है। दूसरा डिफरेंस ये इट इज़ इनएक्टिव, ये एक्टिव होता है। लेकिन आपने ये मेंशन कर देना है कि अगर हम इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो हम करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोफैक्टर की हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये चूँकि प्रोटीन पार्ट रखते हैं इस वजह से इसका नॉन प्रोटीन हिस्सा नहीं है,
और इसके पास दोनों हिस्से हैं, प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। आगे इनएक्टिवेटेड एंजाइम की एग्जांपल पेप्सिनोजिन और ट्रिप्सिनोजिन है, और एक्टिवेटेड एंजाइम की एग्जांपल पेप्सिन और ट्रिप्सिन है। उसके बाद लोकेशन ऑफ एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं, तो इस वजह से हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदाज में ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। एंजाइम्स, इन्होंने सेल के केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करना है, तो ये लिविंग सेल प्रोड्यूस करेंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे, और आम तौर पे जहाँ इस्तेमाल करना है उसी जगह में प्रोड्यूस होंगे या उसके करीब हों। अब ये नहीं होगा कि मैं कहता हूँ कि अगर सेल का एक हिस्सा सपोज इस एंजाइम यहाँ प्रोड्यूस हो रहे और इस्तेमाल यहाँ होंगे, ऐसे नहीं होगा। हाँ, ज़्यादातर क्या हो सकता है कि जिस जगह इस्तेमाल वहीं प्रोड्यूस होंगे या उसके नज़दीक तरीन प्रोड्यूस होंगे, ऐसे। यानी एंजाइम को उसी जगह पैदा किया जाता है जहां उन्होंने इस्तेमाल होना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो तरह के एंजाइम्स हैं। वो केमिकल रिएक्शन जो साइटोप्लाज्म में होने हैं, तो उनके जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स हैं वो फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस चूँकि साइटोप्लाज्म में होती है, इस वजह से इसके जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है इस वजह से इसके जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऑर्गेनेली हैं जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके साथ एंजाइम भी उसी किस्म के अटैच होंगे। तो यानी आप ये समझ लें कि दो तरह की कंडीशन है, या तो साइटोप्लाज्म में एंजाइम बिखरे पड़े होंगे या फिर ऑर्गेनेली के साथ अटैच होंगे। ये डिपेंड करता है कि किस पोर्शन में कौन सा काम हो रहा है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो रही है तो इसका मतलब है ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम साइटोप्लाज्म में होंगे। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसने सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना है, तो उससे रिलेटेड जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे कहाँ पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। राइबोसोम ने चूँकि प्रोटीन बनानी है, इस वजह से वो एंजाइम जो प्रोटीन बनाते हैं दे आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ, इंटेग्रल लाजमी जुज़्व होते हैं राइबोसोम्स का। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट ने चूँकि फोटोसिंथेसिस करनी है, इस वजह से फोटोसिंथेटिक जितने भी एंजाइम है वो क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच होंगे। यानी इन शॉर्ट जिस तरह का रिएक्शन हो रहे हैं उस तरह की नेचर के एंजाइम या तो साइटोप्लाज्म में होंगे, अगर वो रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, अगर वो रिएक्शन किसी ऑर्गेनेलीज में हो रहे हैं तो वो सारे के सारे एंजाइम ऑर्गेनेली के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। अच्छा, इसी तरह हमने अभी डिस्कस किया कि एपो एंजाइम, होलो एंजाइम। एपो एंजाइम इनएक्टिव है, होलो एंजाइम क्या एक्टिव है। तो ज़्यादातर हमारे पास बाज़ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें एंजाइम को पहले इनएक्टिव शक्ल में बनाया जाता है और फिर उसको बाद में ज़रूरत पड़ने पे एक्टिव किया जाता है। यानी ये नहीं होगा कि हर दफ़ा ही उसको एक्टिव शक्ल में पैदा किया जाएगा, नहीं, बल्कि बनाया इनएक्टिव शक्ल में और फिर ज़रूरत पड़ने पे उसको क्या किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा। तो यही क्वेश्चन है कि वाई सम एंजाइम आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म्स, कि कुछ एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में क्यों बनाया जाता है। वजह क्या कि अगर उनको एक्टिव फॉर्म में शुरू से ही बना दिया जाए तो जहाँ वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहाँ वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देंगे। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास स्टोमिक है और इसमें जो स्टोमिक की वॉल है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जब गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं तो उस गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम पेप्सिन भी है जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन ये एक्टिव है। ये क्या है? एक्टिव है। और इसकी जो इनएक्टिवेटेड शक्ल है वो पेप्सिनोजिन है, पेप्सिनोजिन। तो जब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में इस पेप्सिन को बनाया जाएगा तो पेप्सिनोजिन की शक्ल में बनाया जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अगर इसको सेल के अंदर ही बना दिया जाए एक्टिव तो हमारे जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। सेल का पानी के बाद सबसे ज़्यादा पोर्शन जिस कंपाउंड से मिलके बना है वो प्रोटीन्स है। तो ये एंजाइम क्या करेंगे, सेल के अंदर की प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट। अब जैसे एंजाइम ही अगर खुदा ना खास्ता डाइजेस्ट हो गए तो इसका मतलब है सेल तो काम ही नहीं करेगा। तो इस वजह से सेल के अंदर जब तक ये हैं, क्योंकि डाइजेशन इसने करनी है फूड की, अब सेल के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो उसका अपने हिस्से, अगर उसको ही उसने डाइजेस्ट कर दिया तो फिर ऑटोमेटिकली सेल तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो अब क्या होता है कि जब इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज़ किया जाता है, अब चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड पड़ी है
दीवारों में तो नहीं फूड होती, बल्कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की दरमियानी खाली जगह है जिसको ल्यूमन भी कहा जाता है, ल्यूमन, यहाँ फूड मौजूद है। तो जब ये फूड यहाँ आएगा तो उसका जो प्रोटीन पार्ट है, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसको एक्टिव बनाया जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आमतौर पे HCl होता है या प्री एक्टिवेटेड पेप्सिन होता है जो इसको क्या कर देते हैं, एक्टिव बना, यानी अंदर यहाँ इसको एक्टिव बनाया जाएगा, सेल के अंदर इसको एक्टिव नहीं बनाया जाएगा, वरना सेल के अंदर के हिस्से ही ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब सेल के अंदर इसको बनाया जाता है तो इनएक्टिव फॉर्म क्या, पेप्सिनोजिन, और जब ये स्टोमक के ल्यूमन में आ जाएगा, खाली जगह में आ जाएगा जहाँ फूड मौजूद है, तब इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एक्टिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यही वजह है कि कुछ एंजाइम को, जैसे यहाँ एग्जांपल भी दी गई, पेप्सिन जो पावरफुली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, इस वजह से सेल इसको इनएक्टिव पेप्सिनोजिन में बनाते हैं। हाँ, जब ये डाइजेस्टिव ट्रैक में आता है तो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब सवाल ये है, अगर ये यहाँ हो जाता है एक्टिव, तो हमारे पास ये इसकी दीवारों को भी खा सकता है। तो इसका आंसर ये है, हमारे जो स्टोमक है उसमें, जैसे ये मैंने रेड कलर की ड्रा की है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्रोटीन्स वगैरह नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो जो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इस गैस्ट्रिक जूस को, जिसमें पेप्सिन मौजूद है, वो दोबारा सेल्स के करीब नहीं आने देती, जिसकी वजह से जो स्टोमक के सेल हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो ये जो हमारे पेप्सिन है ये हमारे इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। इसको फिर हम कहते हैं कंडीशन हो गई जिसको अल्सर कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा कि उसको स्टोमक का अल्सर है। तो अल्सर बेसिकली वो ज़ख़म है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम्स हैं वो जब सेल की दीवारें खाना शुरू कर देते हैं तो उससे जो ज़ख़म पैदा होते हैं उसे अल्सर कहा जाता है। तो बहरहाल एंजाइम को ज़रूरत पड़ने पे एक्टिव बनाया जाता है, वरना काफ़ी सारे एंजाइम हैं जिनको शुरू में इनएक्टिव ही रखा जाता है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम का मेजर पोर्शन हम अपने यानी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एंजाइम ग्लोबुलोप्रोटीन्स हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप, ये बग़ैर खर्च हुए ये इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। बीइंग यूज्ड अप से क्या मुराद है कि ये खर्च नहीं होते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एंजाइम के बारे में भी ये बात की थी कि ए अगर बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें एक्स एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, तो जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो ये दोबारा वापस रिएक्शन के बाद मिल जाते हैं। इस वजह से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इज़ आल्सो यूज टू ब्रिंग मैनी केमिकल रिएक्शंस, के काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए थोड़ी सी जो हमारे पास एंजाइम की क्वांटिटी होती है वही काफ़ी होती है। अच्छा, यही बात यहाँ लिखी है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैन एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन, कि थोड़ी सी अमाउंट जो हमारे पास है एंजाइम्स की वो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकती है। अच्छा, देयर प्रेजेंस डू नॉट इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहता हूँ कि एक रिएक्शन हुआ A+B, उससे C प्रोड्यूस हुआ, लेकिन C प्रोड्यूस हुआ सॉलिड शक्ल में, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। फिर हमने इसमें एंजाइम डाला X, जिससे ये रिएक्शन तेज हो गया, लेकिन अगर इसकी नेचर बदल गई, जैसे सॉलिड के बजाय ये गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एंजाइम के डलने से केमिकल रिएक्शन तो तेज़ हुआ है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बदल गई। अब इसको हम कैटलिस्ट नहीं कहेंगे, अब इसको रिएक्टेंट कहेंगे, क्योंकि इसने नेचर ऑफ प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर दिया। हाँ, अगर एंजाइम डालने के बावजूद ये पहले की तरह सॉलिड की ही शक्ल में प्रोड्यूस हो, XC की प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क ना पड़े, अब हम कहेंगे सिर्फ इसने केमिकल रिएक्शन को तेज़ किया है, आगे इस रिएक्शन के अंदर कोई इसने मुदाखलत नहीं की। तो देयर प्रेजेंस, तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो आमतौर पे जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इफेक्ट नहीं करते। उसके बाद स्पेसिफिक इन देयर एक्शन होते हैं, ये भी हम पहले बार डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट वाले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को, अब जैसे ये पेप्सिन है ये सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा। तो ये जितने भी एंजाइम वो स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, और ये भी हम डिस्कस करोगे कि ज़्यादातर एंजाइम को कोफैक्टर चाहिए होते हैं। दे लोअर द एक्टिवेशन, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी है क्या?
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन के, किसी भी केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो उसकी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब इसकी मिसाल इसी तरह है, जैसे फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, उसकी कीमत अगर ज़्यादा हो तो कम लोग उस ख़रीदारी करेंगे, अगर वो कीमत को कम कर दे तो ज़्यादा लोग ख़रीदारी करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो रिएक्शन की तो रिएक्शन कम होंगे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया जाए तो रिएक्शन क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो रहे होते हैं, तेज़ हो रहे होते हैं। वेरी सेंसिटिव टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर किसी एंजाइम के सबस्ट्रेट में इजाफा किया जाए या कमी की जाए या उसकी पीएच को बदला जाए या चेंज इन टेम्परेचर हो तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये अपने केमिकल रिएक्शन की रफ्तार या तो तेज़ कर देते हैं या फिर कम। तो इस वजह से इनको ये जो तीन चीज़ें हैं ये फैक्टर्स कहलाती, फैक्टर्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, कि इन तीनों की वजह से एंजाइमेटिक रिएक्शन में बदलाव आता है। जैसे हमारी बात चेंज इन टेम्परेचर, हमारी जो बॉडी के एंजाइम है वो 37 सेंटीग्रेड पे काम करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है, अगर बहुत कम हो जाए तो एंजाइम इतना स्लो हो जाता है कि हमारी जो रिएक्शन की स्पीड है वो हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, इंसान की डेथ हो सकती है। इसी तरह हर एंजाइम ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है, अगर उसकी पीएच को ऊपर नीचे कर दिया जाए वो काम नहीं करता है। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को फैक्टर ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन कहा जाता है कि इनके बदलने से जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसमें तब्दीली आती है। तो हमने आज 4 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं कि एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या डिफरेंस है, और ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। इस वजह से मैंने डिफरेंशिएट की शक्ल में ही इसको लिखा है। दूसरा हमारे पास है लोकेशन ऑफ एंजाइम। तीसरा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई सम एंजाइम आर क्रिएटेड इन इनएक्टिव फॉर्म। और ये वाला क्वेश्चन तो आमतौर पर इस तरह आता है, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है ये वाला, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।